आज हम उस दरवाजे पर खड़े हैं जिसके पीछे हमारे लोकतंत्र की सांसें घुट रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का कमरा नंबर, चलिए नंबर छोड़िए क्योंकि अब नंबरों का खेल तो रहा नहीं, अब खेल है चूक जाने का। जी हां, चूक जाना। ये शब्द आज आपको मेरे साथ बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि अगर आप आज नहीं समझें तो कल जब आपके हाथ से आपका वोटर आईडी कार्ड छीन लिया जाएगा तो आपको कहा जाएगा सॉरी आप चूक गए। आज हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक सुनवाई की जो 10 जुलाई 2025 से सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के भीतर गूंज रही है। मुद्दा है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सुनने में कोई सरकारी प्रक्रिया लगती है, लेकिन हकीकत में करोड़ों भारतीय नागरिकों की नागरिकता पर लटकी एक तलवार है। जरा सोचिए, एक देश में जहां लोग अपनी 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने में सुबह से शाम कर देते हैं, वहां अचानक एक फरमान आता है। बंगाल, बिहार, यूपी, केरला, तमिलनाडु, एक के बाद एक राज्य, एक के बाद एक याचिका। अब तो गिनती भी नहीं हो सकती कि कितने लोग कोर्ट पहुंचे हैं। डीएमके, टीवीके, आरजेडी, टीएमसी, मानो पूरा विपक्ष एक ही गुहार लगा रहा है, हुजूर हमें बचा लीजिए। चुनाव आयोग हमें हमारे ही देश में विदेशी बनाने पर तुला है, लेकिन नतीजा सिफर, जीरो। आज मैं आपको उस कोर्ट रूम के भीतर ले चलूंगा। रोज क्या सुनवाइयां हो रही है, मैं आपको वह सुनाऊंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको नहीं सुनाया। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देश के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा दी, और कैसे उस ऊंची कुर्सी पर बैठे न्यायमूर्तियों ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने संविधान की आत्मा को ही कथित तौर पर झकझोर दिया। कहानी शुरू होती है उस जिरह से जिसे सुनकर किसी भी जागरूक नागरिक का खून खौल उठे। तारीख दर तारीख चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता है। उसके सामने देश के सबसे बड़े वकील खड़े होते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने जब बोलना शुरू किया तो घड़ी की सुइयां 34 मिनट तक चली, लेकिन चुनाव आयोग की सांसें थमी रही। सिंघवी ने कोर्ट के सामने जो सवाल दागा वो सीधा और सपाट था, चुनाव आयोग की औकात क्या है। ये शब्द औकात में बहुत जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं। ये शब्द असंसदीय हो सकता है, लेकिन जो चुनाव आयोग कर रहा है क्या वह संवैधानिक है। सिंघवी ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच के सामने संविधान का पन्ना खोल कर रख दिया। उन्होंने पूछा, माय लॉर्ड्स, क्या चुनाव आयोग के पास विधायी शक्तियां हैं? क्या वह संसद बन गया है? क्या वह अपनी मर्जी से कानून बनाकर जनता पर थोप सकता है? सिंघवी का तर्क समझिए। हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 है जो वो चुनाव आयोग को चुनाव कराने की शक्ति देता है, लेकिन अनुच्छेद 327 संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। सिंघवी ने कहा, चुनाव आयोग केवल एक मैनेजर है, वह मालिक नहीं बन सकता, वो संविधान का तीसरा सदन नहीं बन सकता। जब मन में किया एक नया नियम बना दिया। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया? उसने चुपके से बिना किसी शोर शराबे के एक फॉर्म जारी कर दिया। एक ऐसा फॉर्म जिसमें नागरिकता साबित करने के लिए 11 से 12 विशिष्ट दस्तावेजों की मांग की गई है। अब आप अपने घर में बैठकर सोचिए, क्या आपके पास 1950 का जमीन का कागज है? क्या आपके पास 1980 का जन्म प्रमाण पत्र है? इस देश में जहां बाढ़ में घर बह जाते हैं, जहां चूहे फाइलें उतर जाते हैं, वहां चुनाव आयोग मांग रहा है 11 दस्तावेज। और सिंघवी ने यही पूछा, किस कानून में लिखा है यह? किस नियम के तहत आप यह मांग रहे हैं? चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। ज्ञानेश कुमार और उनके सिपहसालारों की बोलती बंद थी। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब कपिल सिब्बल ने मोर्चा संभाला। सिब्बल ने कोर्ट के सामने एक ऐसा भयानक सच रखा जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने पूछा, माय लॉर्ड्स, ये बीएलओ कौन है? यह एक प्राइमरी स्कूल का टीचर है, यह एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जिसे खुद अपनी नौकरी बचाने की चिंता है, जिसे दिन भर बच्चों को पढ़ाना है, खिचड़ी बनवानी है। सिब्बल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए यह कहा, क्या आप एक स्कूल टीचर के हाथ में पावर दे देंगे कि वह तय करे कि मैं कपिल सिब्बल या आप भारत के नागरिक हैं या नहीं? क्या एक बीएलओ यह तय करेगा कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है या नहीं? जरा सोचिए इस बात की गंभीरता को। कानून कहता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति वोट नहीं दे सकता, लेकिन ये तय कौन करेगा? डॉक्टर, मनोचिकित्सक? नहीं, चुनाव आयोग कहता है कि हमारा बीएलओ तय करेगा। दोस्तों, कोर्ट में साबित करते करते कोई पागल है या नहीं सालों लग जाते हैं। सिब्बल ने कोर्ट में कहा, यह प्रक्रियात्मक रूप से खतरनाक है। एक टीचर जो खुद दबाव में है, जिसे टारगेट दिया गया है कि इतने नाम काटो,
वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे, वह क्या करेगा? वह सबसे आसान शिकार ढूंढेगा। वह गरीब, वह मजदूर, वह अल्पसंख्यक जिसके पास कागज नहीं है, उसे मानसिक विक्षिप्त घोषित कर देगा। यह दलीलें इतनी धारदार थीं कि कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाना चाहिए था। लॉजिक यानी तर्कशास्त्र के हिसाब से चुनाव आयोग को वहीं रोक दिया जाना चाहिए था। लेकिन और यहां आता है इस पूरी कहानी का सबसे दुखद मोड़। दोस्तों, अदालतों में अक्सर लॉजिक की जीत होती है, लेकिन आजकल लॉजिक का सेंसेक्स बहुत नीचे गिर गया है। बहस के दौरान एक ऐसा पल आया जिसने यह साबित कर दिया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने एक बहुत व्यवहारिक समस्या रखी। उन्होंने कहा, मान लीजिए साल 2003 को आपने आधार वर्ष मान लिया। अब अगर 2003 की वोटर लिस्ट में मेरे पिताजी का नाम नहीं था, हो सकता है वो नहीं रहे हों, हो सकता है वे शहर से बाहर हों, हो सकता है बाबू ने गलती से नाम न लिखा हो, तो अब मैं क्या करूं? मैं कहां से लाऊं सबूत? अगर मेरे बाप का नाम लिस्ट में नहीं था तो क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं? एक ऐसा सवाल है जो करोड़ों भारतीयों का सवाल है। हम सब जानते हैं कि वोटर लिस्ट में कितनी ज्यादा गलतियां होती हैं, लेकिन इस पर हमारे माननीय न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो जवाब दिया, उसे आप इतिहास के काले पन्नों में दर्ज कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अगर 2003 तक आपके पिता का नाम नहीं था और 2003 के बाद आपने कोई प्रयास नहीं किया, तो शायद आप चूक गए। परहैप्स यू मिस्ड द बस, यही मान लीजिए। चूक गए। क्या लोकतंत्र कोई बस है जो छूट गई? क्या नागरिकता कोई लॉटरी का टिकट है जो अगर समय पर नहीं खरीदा तो आप हार गए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम जंगल में रह रहे हैं जहां एक शिकारी निशाना लगाता है और अगर निशाना चूक गया तो शिकार हाथ से गया? यह चूकना और पाना क्या है? वोट देना, नागरिक होना, यह बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार है। इस संविधान का दिया हुआ मूल अधिकार है। यह कोई ऑफर लिमिटेड पीरियड वाले सेल नहीं है कि आप चूक गए तो सदा के लिए चूक गए। एक जज जो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, वह एक ऐसे कह सकता है कि एक नागरिक अपनी नागरिकता से इसलिए हाथ धो बैठे क्योंकि 22 साल पहले एक क्लर्क ने उसके पिता का नाम रजिस्टर में नहीं चढ़ाया था। यह टिप्पणी सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, एक मानसिकता है। यह वो मानसिकता है जो मानती है कि जनता मूर्ख है, जनता को कुछ नहीं पता, और जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें गुमान है कि वह कलम की एक नोक से किसी को भी विदेशी और किसी को भी नागरिक बना सकते हैं। और ये डर सिर्फ हवा में नहीं है। हेमंत अत्री जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बात करते हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, 1950 से लेकर 2024 तक वोट डालना एक उत्सव था। आप 18 साल के हुए, बीएलओ घर आया, नाम जोड़ा और आप वोटर बन गए। आपको कभी साबित नहीं करना पड़ा कि आप भारतीय हैं, क्योंकि आपकी शक्ल, आपकी बोली, आपकी मिट्टी ही आपकी सबूत थी। लेकिन 2025 में ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार के चुनाव आयोग को अचानक आकाशवाणी हुई। उन्हें लगा कि देश में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए हैं। मैं एक सवाल सीधा पूछता हूं, इन्होंने बिहार में एसआईआर किया, पूरे राज्य को लाइन में लगा दिया, कितने विदेशी मिले? आंकड़ा दीजिए, 10, 100, 1000। वे आंकड़ा नहीं देंगे क्योंकि मंशा विदेशी ढूंढना नहीं है, मंशा है एक्सक्लूजन यानी बाहर करना। अगर इस पूरी प्रक्रिया में एक भी असली भारतीय नागरिक का वोट कटता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो अब सवाल है कि रास्ता क्या है? रास्ता वही है जो सिब्बल और सिंघवी ने कोर्ट के अंदर दिखाया, लड़ना। भले ही सामने वाला सुन न रहा हो, लेकिन इतिहास के रिकॉर्ड में दर्ज कराना जरूरी है कि जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था तो कुछ लोग चुप नहीं थे। ये जो फुटेज आपने देखी, जो दलीलें आपने सुनी, इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि जब कल आपके दरवाजे पर बीएलओ आएगा और आपसे कहेगा कि दिखाओ कागज, तो आपके पास तर्क होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया था। ये लड़ाई अब वकीलों की नहीं है, ये लड़ाई अब पार्टियों की नहीं है, ये लड़ाई अब उस वोट की है जो आपको इस देश का मालिक बनाता है। अगर वह वोट ही नहीं रहा तो फिर आप प्रजा हैं, नागरिक नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में हमें जरूर बताएं।